हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप थोड़ा सा आपका एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा। आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई है ऑलरेडी आप रिकॉल कर पाएंगे। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लेवल प्रोग्रामिंग इज मीन्स जो आप मशीन लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं उसके क्या नुकसान है, ड्रॉबैक्स की बात हो रही है, एडवांटेज मत समझिएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मशीन लैंग्वेज आप लिखते कैसे हैं, 0110 के फॉर्म में कुछ इस तरीके से ऐसे लिखते हैं ना। तो इसके फ़ायदे या नुकसान क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो नुकसान की बात पूछी गई है, तो क्या ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, चांसेस ऑफ एरर आर मोर, डिबगिंग इज डिफिकल्ट एंड ऑप्शन लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है, तो ये जो आपका मशीन लेवल प्रोग्रामिंग है ये आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आपको इसमें सारी चीज़ें बाइनरी के फॉर्म में लिखनी होती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस ऑपरेशन के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि क्या बाइनरी कोड है। ठीक है, आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा, तो ये इसके ड्रॉबैक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द कोडेड ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स ऑफ प्रोग्राम टू बी असेंबल्ड आर प्रेजेंट इन, जो कोडेड ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स होते हैं प्रोग्राम के, वो कौन सी वाली फाइल में प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड विद द असेंबलर डायरेक्टिव और यू कैन से असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आपकी ये जो फाइल्स होती हैं ओबीजे फाइल में मिलती हैं। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि जो ओबीजे फाइल होती है जब आप सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे क्रिएट होती है, बट डिफरेंस क्या होता है कि जब जो आपकी सोर्स फाइल है उससे इसका एक्सटेंशन डिफरेंट होता है। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट ओ बी जे। ठीक है, एंड इट कंटेन्स द कोडेड ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स ऑफ प्रोग्राम टू बी असेंबल्ड। फाइन, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर कि कोडेड ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स ऑफ प्रोग्राम टू बी असेंबल्ड आर प्रेजेंट इन द डॉट ओ बी जे फाइल। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आर, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के फायदे क्या है। मशीन लेवल की बात नहीं हो रही, मशीन लेवल आपका क्या है, 0110 इस तरीके से, मतलब बाइनरी में सारा कुछ लिखा होगा। असेंबली के फॉर्म में क्या होता है, जब आप इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में चीज़ें लिखते हैं, जैसे मैंने कहा ऐड है ना, 001 करके ऐसे लिख दिया, या ऐड R1 लिख दिया। ठीक है, या CMP कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, असेंबली लैंग्वेज को फॉर्म करेंगी। तो आप इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में प्रोग्राम को लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये आपके इसके एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग और चांसेस ऑफ एरर आर लेस, डिबगिंग इज ईजी। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लेवल प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिखा है टाइम कंज्यूमिंग, चांसेस ऑफ एरर, डिबगिंग। तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये सारा का सारा ही इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, शायद ऑप्शन में मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ लिख दिया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ऑप्शन इट शुड बी डी। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग, मैंने सारे ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, इसमें एरर के चांसेस भी होंगे। भाई आपको जो चीज़ याद रखनी है, आप ऐड के कोड से और सब्सट्रैक्ट के कोड से कंफ्यूज हो गए तो एरर के भी चांसेस हैं, डिबगिंग भी डिफ़िकल्ट होगा। तो ये आपके मशीन लेवल प्रोग्रामिंग के ड्रॉबैक्स हैं, जिसे आपका जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है, असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग है, इसको क्लियर करता है या इसको शॉर्ट आउट करता है। ठीक है, तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पे मशीन लेवल प्रोग्रामिंग के ड्रॉबैक्स हो रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। द एक्सटेंशन दैट इज एसेंशियल फॉर एवरी असेंबली लेवल प्रोग्राम। तो एक्सटेंशन जो आपके असेंबली लेवल प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, दैट इज .asm। आप असेंबली लेवल प्रोग्राम बनाते हैं उसकी फाइल को .asm एक्सटेंशन से सेव करते हैं। एक असेंबलर डायरेक्टिव का एक मेरा सेपरेट वीडियो है, आप वहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में। फाइन, कि हम किस एक्सटेंशन से क्या चीज़ें के सेव करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द रजिस्टर एरे। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर लाइक BCDEHL। यस, आपके पास ये सारे रजिस्टर्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्यूमुलेटर, ये भी सही है। तो आपका रजिस्टर एरे BCDEHL ये सारे रजिस्टर्स को भी कंटेन करता है और एक्यूमुलेटर भी कंटेन करता है।
इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर्स के बारे में आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, ये बताना है। तो पहला, इट इज स्टोरेज एलिमेंट। यस, एक्यूमुलेटर क्योंकि एक रजिस्टर है, स्पेशल रजिस्टर कह सकते हैं हम, तो ये रजिस्टर है, ऑब्वियसली ये स्टोरेज एलिमेंट है, ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। इट परफॉर्म्स कॉम्प्लीमेंटिंग ऑपरेशंस। यस, ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस भी आप इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। इट परफॉर्म डेसिमल ऑपरेशन। यस, आप रजिस्टर पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑल ऑफ द अबव। ये स्टोरेज एलिमेंट भी है, इस पे आप कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, डेसिमल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के क्या फंक्शन है, ठीक है, तो इसका पहला फंक्शन यहाँ पे दिया है, इट कंट्रोल्स द डेटा फ्लो। यस, दिस इज ट्रू। इट कंट्रोल्स द इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर। तो ये भी सही है कि किस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना है, जंप करना है, सीक्वेंस को ब्रेक करना है, इंटरप्ट को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आपका कंट्रोल यूनिट ही बताता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट डिसाइड्स हाउ कंप्यूटर मेमोरी एलयू यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस शुड रिस्पॉन्ड टू प्रोसेसर्स इंस्ट्रक्शंस। सी दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। डेटा फ्लो कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्शन के फ्लो को या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, और कौन सा यूनिट जो है क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इसके रिगार्डिंग भी इंस्ट्रक्शन आपको कंट्रोल यूनिट ही देता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट ए माइक्रो प्रोसेसर फॉलोज। माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर, या आप सिर्फ कंप्यूटर की बात कर ले, नॉर्मली आप बात करें तो क्या सीक्वेंस फॉलो होता है, इंस्ट्रक्शन को किस सीक्वेंस में हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो आपके इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर्ड रहते हैं, मेमोरी में। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो पहले उसे मेमोरी से उठा के कहाँ लाना पड़ेगा, प्रोसेसर के पास लाना पड़ेगा, माइक्रो प्रोसेसर के पास लाना पड़ेगा। फाइन, तो इसलिए जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज योर फेच। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन को उठा के लाएंगे प्रोसेसर के पास, और उसके बाद आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन करना क्या चाहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, डिकोड करना होगा। इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का मतलब होता है कि इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है और ये इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करना चाहता है। और जब आप डिकोड कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या एक्शन परफॉर्म करना है। उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में आप देख लीजिएगा। फाइन, तो आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप फेच करेंगे, देन डिकोड करेंगे एंड देन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। इनिशियली द माइक्रो प्रोसेसर स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस इन विच ऑर्डर इन मेमोरी। जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनिशियली माइक्रो प्रोसेसर उसे किस तरीके से मेमोरी में स्टोर करता है, तो वो इसे सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कॉन्करेंट वगैरह नहीं एप्लीकेबल है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब आप जो भी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करेंगे वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही स्टोर करेंगे। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंस्ट्रक्शंस इन माइक्रो प्रोसेसर आर फेच्ड फ्रॉम। अभी अभी मैंने बताया है कि जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो मेमोरी में रखे होते हैं। ठीक है, तो आपको मेमोरी से उसे उठा के प्रोसेसर के पास लाते हैं, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन फेच। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से उठा के प्रोसेसर के पास या प्रोसेसर के जो स्पेशल रजिस्टर है वहाँ पे लाने का जो प्रोसेस है इसी को हम फेच कहते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ से फेच करते हैं, मेमोरी से फेच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर continues to execute the instruction until it reaches which instruction। तो माइक्रो प्रोसेसर कब तक किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता रहेगा या कब तक एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा, जब तक उसे स्टॉप होने की कंडीशन ना मिल जाए, या फिर जब तक उसे हॉल्ट इंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिक होके अगर बात करें तो आपने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग अगर की होगी तो हम तभी रुकते हैं जब हमें हॉल्ट इंस्ट्रक्शन मिलता है। फाइन, चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हेन ए माइक्रो प्रोसेसर रीचेस अ स्टॉप इंस्ट्रक्शन इट रिस्पॉन्ड्स बैक इन विच फॉर्मेट टू द पोर्ट्स आउटपुट। ठीक है, जब भी माइक्रो प्रोसेसर स्टॉप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है या फिर हॉल्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, या फिर ऐसे कहे कि जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो जो आपके आउटपुट पोर्ट्स हैं उनको वो किस फॉर्मेट में रिस्पॉन्ड करता है, तो वो 0 एंड 1 के फॉर्म में, 0 1 के कम्बिनेशन के फॉर्म में ये रिस्पॉन्ड करता है। तो बाइनरी एंड जीरोज एंड वंस, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो देखो एक चीज समझो कि इसके लिए तो सही जवाब है इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब क्या है, आपके पास अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर है, आपके पास 8085 है, 8086 है, ठीक है, आपके पास अलग अलग कई सारे माइक्रो प्रोसेसर हैं। तो हर एक माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता हो सकता है, मुझे याद नहीं है फिलहाल, मान लिया मैंने कि 155 इंस्ट्रक्शन आपका 8085 सपोर्ट करता है, 8086 जो था ये 160 इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हर इंस्ट्रक्शन जो मतलब हर माइक्रो प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन को समझ सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, वो उसका इंस्ट्रक्शन सेट होता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर जिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, रन करा सकता है, वो उसके लिए इंस्ट्रक्शन सेट होता है, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए, तो सॉरी उस पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर के लिए एक्चुअली। ठीक है, तो हर माइक्रो प्रोसेसर का अपना अलग इंस्ट्रक्शन सेट होता है। ठीक है, a single instruction processes number of bits in processor, it is called। ठीक है, तो इसके लिए सही जवाब है बैंडविड्थ। ठीक है, तो एक जो सिंगल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस नंबर ऑफ बिट्स इन प्रोसेसर, इट इज कॉल्ड योर बैंडविड्थ। ठीक है, तो आपका प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन की जितनी बिट्स को एक टाइम में प्रोसेस कर लेता है उसी को हम उस प्रोसेसर की बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑपरेशन प्रोसेसेस पर सेकेंड बाय ए प्रोसेसर इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड द क्लॉक स्पीड। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ ऑपरेशन आपका पर सेकेंड आपका प्रोसेसर परफॉर्म कर लेता है वो उसकी क्लॉक स्पीड कहलाती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड एज क्लॉक स्पीड। वहां पे कितने नंबर ऑफ बिट्स आपका जो प्रोसेसर है प्रोसेस कर लेगा, ठीक है, एक बार में, वो उसका बैंडविड्थ होता है, और कितने ऑपरेशंस वो पूरे पूरे परफॉर्म कर लेगा आपका प्रोसेसर एक पर सेकंड में, ये हमारा क्लॉक स्पीड होता है। फाइन, चलिए, वर्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन विच वन। वर्ड लेंथ किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का किस चीज पर डिपेंड करता है, तो इंटरनल बस विड्थ, रजिस्टर्स, एएलयू, ऑल ऑफ द एबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। फाइन, सो नेक्स्ट हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेटा टाइप्स यूज्ड इन द माइक्रो प्रोसेसर। तो इनमें से कौन सा है जो आप माइक्रो प्रोसेसर, इसमें से कौन से डेटा टाइप को यूज करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये सारे बाइनरी, बीसीडी, आस्काई, इस सारे डेटा पे आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो काम कर सकता है। ठीक है, फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आस्काई कोड कैन रिप्रेजेंट द टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो आस्काई कोड कहाँ पे यूज किया जा सकता है, कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही प्लेसेस पे आप आस्काई कोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आस्काई का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, इट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, कहीं पे इंटरचेंज इंफॉर्मेशन लिखा होगा तो गलत मत जाइएगा, इट इज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये आस्काई का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब क्योंकि हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं रिस्क और सिस्क बेस्ड प्रोसेसर्स के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में, तो एक थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, सिस्क emphasis on the hardware, you have two type of control unit। कंट्रोल यूनिट आप दो तरीके से बनाते हैं, एक होता है हार्डवायर्ड, ठीक है, जहाँ पे आप डायरेक्टली लॉजिक गेट्स को असेंबल करके, अरेंज करके, सेट करके आप कंट्रोल यूनिट को फॉर्म करते हैं, और दूसरा होता है माइक्रो प्रोग्राम, जिसमें आप 0110 के फॉर्म में कोड लिखते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और वो आपका बन जाता है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ये आपके दो तरीके के आपके कंट्रोल यूनिट है। फाइन, तो आपका जो सिस्क है ये किस पे एम्फेसिस करता है, इट इज बेस्ड ऑन हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, और ये जो रिस्क है ये सॉफ्टवेयर या माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सिस्क के बारे में। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइजेस एंड फॉर्मेट्स, यहाँ पे आपके पास कई सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं इंस्ट्रक्शन के लिए, कई सारे साइजेस अवेलेबल हैं, एंड यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शन ऑफ सेम सेट विद फ्यू फॉर्मेट्स, यहाँ पे आपके पास कम फॉर्मेट्स अवेलेबल है। ठीक है,
यहाँ पे जो सिस्क कंप्यूटर्स होते हैं, सिस्क माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, यहाँ पे कम रजिस्टर्स हैं और यहाँ पे ज़्यादा रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एंड इट हैज़ सिस्क हैज़ more addressing mode and RISC has less addressing modes in comparison to CISC. Okay, next CISC में क्या होता है, it has extensive use of micro programming, ठीक है। और RISC में क्या होता है, complexity in compiler. Next, instruction takes varying amount of cycle time, ठीक है। and जो RISC इंस्ट्रक्शन होते हैं ये इंस्ट्रक्शन टेक 1 साइकिल टाइम, ओके। नेक्स्ट, सिस्क में क्या है, पाइपलाइनिंग इज डिफिकल्ट, लेकिन जब रिस्क की बात करेंगे तो आपका जो पाइपलाइनिंग होता है दिस इज वेरी इजी, फाइन। तो ये हो गए हमारे डिफरेंसेस। अब इन्हीं के बेसिस पे चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला कि रिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है, रिस्क का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है, सिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इट इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। आगे प्रोसेसर लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि हम प्रोसेसर के टर्म में बात कर रहे हैं। तो रिस्क का फुल फॉर्म हुआ रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और सिस्क का कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, फाइन। सो व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ द रिस्क टाइप प्रोसेसर, रिस्क टाइप के जो प्रोसेसर है इनका मेन पर्पस क्या होता है, इट रिड्यूसेस द एग्जीक्यूशन टाइम, इट कंज्यूम्स ओनली सिंगल क्लॉक साइकिल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो प्रीवियस स्लाइड पे आइए, देखिए जो आपका रिस्क है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टेक 1 साइकिल टाइम, ठीक है। तो आपका यहाँ पे काम क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, इट कंज्यूम्स ओनली सिंगल क्लॉक साइकिल, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। एंड रिड्यूसेस एग्जीक्यूशन टाइम, इसको चेक करिएगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम तो दोनों ही मेरे ख्याल से सही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो रिस्क टाइप प्रोसेसर यूजेस विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। तो रिस्क टाइप के जो प्रोसेसर होते हैं वो कौन से इंस्ट्रक्शन सेट को यूज करते हैं, तो इट यूजेस हाईली ऑप्टिमाइज्ड इंस्ट्रक्शन सेट, फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इन द रिस्क टाइप प्रोसेसर एक्सेस मेमोरी लोकेशन। तो लोड और स्टोर की बात हो रही है, तो आपके पास कोई भी कभी भी लोड और स्टोर आपने इंस्ट्रक्शन के बारे में सुना हो तो आप कभी रिस्क और सिस्क के बारे में नहीं सोचते, हमें सीधे समझ में आ जाता है कि वी आर गोइंग टू डील विद द मेमोरी, ठीक है। तो ये जो लोड एंड स्टोर है ये दोनों ही इंस्ट्रक्शन हमारे किससे रिलेटेड हैं, मेमोरी से रिलेटेड है। सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। सिस्क टाइप प्रोसेसर इज डिजाइंड टू नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम, ठीक है। सिस्क टाइप के जो प्रोसेसर हैं इनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में या मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो सिस्क टाइप के जो प्रोसेसर होते हैं दीज ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम। जैसे अगर हम कहें कि आप पहले क्या कर रहे थे, आप एक ही सेम प्रोग्राम को लिखने के लिए 10 इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर रहे हैं, तो सिस्क क्या करेगा, ये आपको मिनिमाइज करके हो सकता है 5 इंस्ट्रक्शन में ही इस प्रोग्राम को आपको प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो इसके पास इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ मैथ को प्रोसेसर, फाइन। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं 8087 विच इज़ यूज्ड विद 8086, 80287 यूज्ड विद 80286, 80387 यूज्ड विद 80386, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है मैथ कोर प्रोसेसर का, तो ये सारे के सारे आपके मैथ कोर प्रोसेसर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और किस प्रोसेसर से एसोसिएटेड है, माइक्रो प्रोसेसर से, ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। द वर्ड ट्रांसप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड, ट्रांसप्यूटर किसे कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रांजिस्टर कंप्यूटर को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशल फीचर ऑफ आईओ प्रोसेसर, ओके। तो इनमें से कौन सा है जो आईओ प्रोसेसर का स्पेशल फीचर है, सो इट हैज़ ओन लोकल मेमोरी, इट कंट्रोल्स इनपुट आउटपुट डिवाइस विद मिनिमम सीपीयू इन्वॉल्वमेंट एंड बोथ ए एंड बी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही है, ठीक है। तो आपके जो आईओ प्रोसेसर होते हैं इनके पास अपना कुछ लोकल मेमोरी भी होता है और ये आपके सीपीयू इन्वॉल्वमेंट जो डेटा ट्रांसफर है, आप इसको थोड़ा सा डीएमए से रिलेट करके देखिए। तो डीएमए भी क्या करता है, आपके जो सीपीयू इंटरफेरेंस को डेटा ट्रांसफ़र आईओ डिवाइस और जो मेमोरी है इनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र जो होता है इसमें से सीपीयू इन्वॉल्वमेंट को हटाने की कोशिश करता है। सो वही लॉजिक है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट आते हैं, डीएसपी इन डीएसपी प्रोसेसर स्टैंड्स फॉर,
ठीक है। तो डीएसपी का क्या मतलब है डीएसपी प्रोसेसर के टर्म में? तो डीएसपी का मतलब होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ए इज